अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन डिलेमा ऑफ पाकिस्तान करैक्टर ऑफ इट्स लीडरशिप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और ये आदमी जो रात रात को लड़कियों के साथ चैट करता है, और ऐसी गंदी गंदी चैट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों की, और ये कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, बंद हो जाएंगी। शेख साहब, बिरला मंदिर की घंटियाँ बजे ना बजें, आपकी घंटियाँ पूरी बज रही हैं। सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ऑल योर बेल्स एंड विसल्स आर वर्किंग जस्ट फाइन एट दिस एज। माशाल्लाह, दिस इज़ ग्रेट फॉर अ पर्सन योर एज। मतलब कि अगर ISI नंबर 1 है तो आपके 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? आप लोग कहते हैं ना 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मर गए। तो अगर ISI नंबर 1 है तो 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? और अगर 80,000 पाकिस्तानी मरे हैं तो फिर ISI नंबर 1 कैसे है? कश्मीर के बारे में क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारी फौज चोर है और तुम बेवकूफ़ हो। तो हर समय चोर जो होता है, जो ठग होता है, वो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाता है, उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। बट एक दो बार आदमी बेवकूफ़ बने, मुझे बात समझ में आती है। आप लोग रोज़ बेवकूफ़ बनते हैं अपनी फ़ौज से, तो आपको आपकी फ़ौज मुबारक हो। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड, पाकिस्तानी ISI फंडेड एक NGO है। ये कोई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जारी नहीं करी, कोई सरकारी इदारे ने जारी नहीं करी। तुम्हारे पाकिस्तानी ने NGO खोला था और उसी ने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख के दे दी गलत इंग्लिश में, जिसके लिए तुम लोग एक्साइट हो गए। जनरल AK नियाज़ी सरेंडर कर रहा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को। तब पाकिस्तान में खबरें मिल रही थी कि बस जीत बहुत करीब है, जिहाद ऑल द वे, हम जिहाद करेंगे, आखिरी दम तक जिहाद करेंगे, जीत बहुत करीब है। तो वो डॉन न्यूज़ में छप रहा था, जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसी झूठ बोल सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा। तो ये आपकी रिपोर्ट है। 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि फौरी तौर पे सबसे पहले आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट पाकिस्तान में बहुत उछाली गई। ये EU डिसइंफो लैब करके एक वेबसाइट है और इंडियन क्रॉनिकल्स करके इसमें एक रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट का पूरा लबोलबाब ये था कि इंडिया ने किस तरीके से 15 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दुनिया भर में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई है और किस तरीके से पाकिस्तान की रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। मीडिया वॉरफेयर करा है पाकिस्तान के ऊपर, एक जंग मसल्लत करी है पाकिस्तान के ऊपर, और किस तरीके से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, बात करी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, उसको हार्म करने की कोशिश करेगी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है भारत ने। EU डिसइंफॉर्मेशन, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब की वेबसाइट है और इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से रिपोर्ट जारी करी। तो सब पाकिस्तानी मीडिया बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो तो बेचारे किसी भी बात को लेकर एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया एक्साइटेड हो गया। BBC ने भी रिपोर्ट ये कैरी करी और BBC ने बोला है कि ये भारत ने गलत करा है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहली चीज़, इसके पहले कि मैं ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के बारे में कुछ बोलूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कहा है उसके बारे में ज़रा जानना ज़रूरी। पहली चीज़, ये कौन सी चिड़िया है ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी? आई नेवर न्यू पाकिस्तान एंड एनी क्रेडिबिलिटी एट ऑल। ये पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इज्जत की बात करता है। कौन सी इज्जत, कौन सी क्रेडिबिलिटी? देखिए, पाकिस्तान जो भी बोलता है दुनिया उसको झूठ ही मानती है। पाकिस्तान सच भी बोले, इन अ रेयर इवेंचुअलिटी, इवन इफ पाकिस्तान डिसाइड्स टू टेल द ट्रूथ, द वर्ल्ड थिंक्स इट्स अ लाई एंड इट ट्रीट्स पाकिस्तान अकॉर्डिंगली। तो पाकिस्तान हैज़ ज़ीरो क्रेडिबिलिटी, ज़ीरो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। दूसरी चीज़ है कि भारत क्यों एक ऐसे मुल्क की रेपुटेशन ख़राब करेगा जिसकी रेपुटेशन ऑलरेडी ख़राब है। आप लंदन में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, फ्रांस में कभी होता है, यूरोप में, पूरे यूरोप में कहीं पर, अमेरिका में, आपको पाकिस्तानियों का हाथ मिलता है। कोई भी चोरी का केस होता है, आपको पाकिस्तानियों का हाथ मिलता है। सऊदी अरब में आप देखिए, जब जुम्मे की नमाज के बाद लोगों के सर कटते हैं, बीहेडिंग होती है। सऊदी अरेबिया में रियाद में एक स्क्वायर है जिसको कहते हैं चॉप चॉप स्क्वायर।
वो जहाँ पे वो गर्दनें काटी जाती हैं और हाथ काटे जाते हैं, वहाँ पे आप देखिए पिछले 10 साल के आंकड़े निकाल के देखिए, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो सर कटे हैं पाकिस्तानियों के कटे हैं। ड्रग स्मगलिंग, पीडोफाइल्स यानी बच्चों के साथ गलत हरकतें कर रहा है, ये सब ये पाकिस्तानी इसमें मुलव्वज़ हैं। फिर बड़े पाकिस्तानी ना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमारे मुल्क की रेपुटेशन, आपके मुल्क की रेपुटेशन है ही नहीं, धज्जियाँ आप खुद उड़ाते हैं अपने मुल्क की, ये चोरी करके और ये रेप करके और ये सब करके, तो आपके मुल्क की वैसे ज़ीरो रेपुटेशन। अब ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ये जो है, ये क्या है? ये सबसे पहले तो उसके नाम के आगे EU लग गया, यूरोपियन यूनियन, तो लोग ये समझने लग गए कि साहब यूरोपियन पार्लियामेंट या कोई सरकारी इदारा है या कुछ। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ एक फ्रंट है। ना ये यूरोपियन यूनियन का कोई सरकारी इदारा है, ना ये यूरोपियन यूनियन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसमें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का या यूरोपियन यूनियन की किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लेना देना है। ये एक NGO है, ठीक है साहब। आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, NGO कोई भी बना सकता है। ये ब्रसल्स में एक NGO बनाया है और उस NGO के तहत ये सब काम हो रहा है। ये पाकिस्तान ने फंड करा है ये NGO, और ये समय समय पर ऐसी रिपोर्टें निकालता रहता है और फिर पाकिस्तानी मीडिया को बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो निकाल रहा है, बड़े बड़े TV चैनल जो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उनको खुद पता है वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को पता है खुद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो नीचे वो काले रंग की वीगो की गाड़ी खड़ी रहती है ना ISI वालों की, उनको पता है कि अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो उठा के ले जाएगा। फिर लोग हाथ पैर जोड़ते हैं ISI वालों के साथ कि साहब हमारे बीवी बच्चे हैं और हमें मार देंगे लोग और आप ऐसा ना करिए। तो उनको फौजी बोलते हैं उनके पाकिस्तान आर्मी की कि तुम झूठ बोलो, तो फिर वो ज़ोर शोर से अपने मीडिया में झूठ बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड, पाकिस्तानी ISI फंडेड एक NGO है, जिसमें कुछ गोरी शक्लें हैं जिसमें, पर पीठ पीछे कौन है? इसके पीठ पीछे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे इंडियन लेफ्टिस्ट्स जो कि हिंदू हेटर्स हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्टिस्ट है तो वो हिंदू हेटर होगा ही होगा, क्योंकि वैसे भी मज़हब से इनका कोई लेना देना तो है नहीं। तो लेकिन मैंने कभी ऐसा लेफ्टिस्ट नहीं देखा जो मुस्लिम हेटर हो। सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं वो हिंदू हेटर ही हैं। वो दे हेट हिंदुज़म फॉर सम रीज़न, उनको बड़ी नफ़रत है। और वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेफ्टिस्ट से। हमारी तो कम से कम एक जगह सरकार है, उनकी तो कहीं पे भी सरकार नहीं है, बस टूटी फूटी एक किम जोंग उन की है और एक क्यूबा में है, बस दैट्स ऑल। तो कहने की बात यह है कि इन लोगों ने मिलकर बोला कि साहब इंडियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये सच्चाई है दोस्तों। तो जब भी आपको कोई पाकिस्तानी ये बोले ना कि ये देखो ये रिपोर्ट EU की है, वो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक एरिया है, एक जोग्राफिक इलाका है। अब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के, उदाहरण के लिए मैं एक NGO खोल दूँ और NGO का नाम मैं कुछ रख दूँ कि इंडियन डिसइंफॉर्मेशन, और फिर उसमें बोलूँ कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट जारी कर दूँ इंटरनेट पे और इंडियन मीडिया उसको उठा के खूब उछाले। क्या इंडियन पार्लियामेंट का उससे कोई लेना देना है? नहीं। क्या इंडियन किसी और एजेंसी का उससे लेना देना है? नहीं। क्या इंडियन आर्मी का उससे लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। किसी का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ अगर गौरव आर्या बोलता है मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मेरा लेना देना है बस, और मुझे पीछे से पैसे मिले, मैंने शुरू कर दिया। तो इस टाइप का घिनौनी हरकत पाकिस्तानियों ने करी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब भी पाकिस्तानी बोलते हैं इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, झूठ बोलते हैं। कौम झूठी है, हारे हुए लोग हैं, हर जगह उनको साजिश दिखती है और किसी भी तरीके से, और ये साजिशें आज से नहीं दिख रही। इनफैक्ट एक हुसैन हक़ानी साहब हैं जो पहले एम्बेसडर हुआ करते थे, अभी वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। हुसैन हक़ानी साहब ने एक ट्वीट करा था और वो ट्वीट मैंने भी रीट्वीट करा। उसमें एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी, आई थिंक 16 दिसंबर या 17 दिसंबर 1971 की, कब की थी मुझे याद नहीं है, कि जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही थी, जनरल A.K. नियाज़ी सरेंडर कर रहा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को, तब पाकिस्तान में खबरें मिल रही थी कि बस जीत बहुत करीब है, जिहाद ऑल द वे, हम जिहाद करेंगे, आखिरी दम तक जिहाद करेंगे, जीत बहुत करीब है। तो वो डॉन न्यूज़ में छप रहा था जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसी झूठ बोल सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा। तो पाकिस्तान उस समय की खबर, वो मैंने रिट्वीट करा, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान उस वक्त ये कह रहा था कि बस किसी भी वक्त हम जीत सकते हैं, और वो तब कह रहा था हम किसी भी वक्त जीत सकते हैं जब वो जगजीत सिंह अरोड़ा वहाँ पर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा झूठ है पाकिस्तान। और उसी में फ्रंट पेज पे अगर आप देखिएगा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी।
पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है, सरेंडर सेरेमनी चल रही है, यहाँ पे अखबार क्या छपता है कि चाइना विल सपोर्ट अस। चाइना तो उनको 71 में सपोर्ट नहीं करा, चाइना ने, ना अमेरिका ने करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। ये सब पाकिस्तानियों की आदत है, पूरी कौम की। और इसमें सिर्फ फ़ौज मुलव्विज़ नहीं है, इसमें एक एक पाकिस्तानी आदमी, औरत, बूढ़ा जो भी है, जिसको थोड़ा सा शऊर है, थोड़ा सा इल्म है, इसमें सब शामिल हैं। इनको लगता है कि आसमान से कोई मसीहा आएगा, कभी उस मसीहा के ब्लॉन्ड हेयर होंगे, ब्लू आइज़ होंगी, यानी कि वो अमेरिकन होगा, या वो चाइनीज़ होगा, कुंफू करता हुआ आएगा, या वो कोई अरब होगा जो घोड़े पे आएगा या ऊँट पे आएगा शमशीर लेके। कोई ना कोई तो आएगा जो पाकिस्तान को बचाएगा। खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क को नहीं बचाएंगे, खुद ये खून पसीना नहीं बहाएंगे, बाहर से कोई आएगा इनको बचाने के लिए। अब वो देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चाइनीज़ हमारी मदद करेंगे। सब चाइनीज़ ने आज तक इनकी मदद नहीं करी। तो ये चीज़ हो गई पाकिस्तान के बारे में। तो ये डिसइंफॉर्मेशन, हम क्या करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन? मेरा कहने का ये मतलब है कि हम आखिर कर क्या लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान खुद अपने खिलाफ करता आया है। आप देखिए जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे, आप इनके न्यूज़ देखिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं अपने लोगों से कि हमने जंगें जीत ली और 71 की भी बस जीती जियाई रखी थी हमारी, बस वो साजिश हो गई कुछ। अब क्या साजिश हुई किसी को नहीं पता। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि साहब, अगर हिम्मत है तो जो हमदूर कमीशन रिपोर्ट है वो सबके सामने पब्लिक करिए ना। 1971 की सच्चाई क्या है? हमारी जो कारगिल की सच्चाई थी उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, हमने सबके सामने डिक्लेयर कर दिया, जो भी हुआ हमने सामने डिक्लेयर कर दिया। आप ये छोड़िए, चलिए 1971 एक ढाका का जो सान्या था वो बहुत आपके लिए परेशान कर देने वाला था, और आप लोग बहुत उसको देख के हैरान परेशान होते हैं जब भी याद करते हैं 16 दिसंबर को। छोड़ दीजिए, बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा? आज मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा? वो रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं जारी करी? किसने मारा बेनज़ीर भुट्टो को? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फातिमा जिन्ना? किसने मारा फातिमा जिन्ना को? आप ज़रा बताएं ना। आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इतने प्राइम मिनिस्टर्स जो मारे गए, किसने मारा उन लोगों को? कौन रिस्पॉन्सिबल था? हु वाज द पर्सन? मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो जुडिशल मर्डर था, वो ज़ियाउल हक ने करवाया था। किसने मारा भुट्टो को? ज़रा बताइए, पता लगाइए। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किसने करवाया? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। आपके यहाँ लोग मर जाते हैं, आप जिनको कहते हैं मादरे कौम, या जो भी मादरे कौम क्या बोलते हैं आप उनको, मादरे मिल्लत या पता नहीं क्या क्या बड़े फैंसी नाम दिए। मादरे मिल्लत को ही निपटा दिया आप लोगों ने, मादरे मिल्लत को निपटा दिया। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, किसी के बाप को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या हुआ है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, आप लोगों ने कितने कत्ल करे हैं जो खुद के लोगों के कत्ल करें, जिसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। आपके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को गोली पड़ी थी, मर्डर हुआ था लियाकत अली खान का, आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान को किसने मारा? ज़रा कुछ रोशनी डालें ना। मैं आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी को गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, हमें पता है। इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह और बीएन सिंह ने मारा, हमें पता है। उनको सज़ा भी मिल गई, एक को वहीं पे मार दिया, एक को टांग दिया फांसी में। राजीव गांधी को एलटीटी वालों ने मारा, किसने मारा वो अभी तक जेल में है, हमें पता है। और हमने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक के सामने, जो भी कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं दे आर ऑन इन पब्लिक डोमेन। आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए। आपका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, वो आज तक पाकिस्तानी कौम को ये नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आज़म को किसने मार दिया। तो आपके यहाँ तो आप लोग जो कहते हैं इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, और आपके बड़े बड़े अजीब व गरीब लोग आते हैं टीवी पे, डिफेंस एनालिस्ट, और उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप लोग, इंडिया आपके खिलाफ क्या वॉरफेयर करेगा जो आप लोग खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं? अब देखिए, आपके अब होम मिनिस्टर बने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, और पहली बात तो शेख साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक गाना बना है शेख साहब के लिए, फिल्म इश्किया थी बड़ी मशहूर, उसमें अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह थे। उस फिल्म का गाना है दिल तो बच्चा है जी। तो ये जो गाना है ये शेख साहब के लिए लिखा गया है, दिल तो बच्चा है। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप ज़रा देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ ये फ़ोटोग्राफ्स शेख रशीद की। ये आपने देखी शेख रशीद की, ये बचपना है इनका, और दिल इनका जवान है। ये जो लड़कियां इनकी पोती की उम्र की हैं, उनके साथ शेख साहब वीडियो चैट पे, वीडियो कॉल पे रोमांस करते हैं शेख साहब। और ये जो हैं ये पाव बम वाले हैं, ये पाव भर बम है, जो एक ऐसा बम है इनके पास,
आपके साइंसदानों ने ऐसा बम ईजाद करा है जो सिर्फ हिंदुओं को मारता है। अगर आप इलाके में मारेंगे तो वो बम जाएगा, नॉक नॉक दस्तक देगा घर पे, बोलेगा आपका नाम क्या है, तो बोलेगा कि मेरा नाम गुलाम अली है, तो उसको छोड़ देगा। बगल वाले घर में जाएगा, आपका नाम क्या है, गौरव आर्या, बुम, गौरव आर्या मर जाएगा। तो वो चुन चुन के हिंदुओं को मारेगा, ऐसा बम ईजाद करा है। और बम कैसे ईजाद करा, ये हरीम शाह से चैट करते करते ना, जो फिर इनको क्या हुआ कि वीडियो पे और लड़कियों से चैट करते करते इनको एक अचानक से एक रोशनी आई ऊपर से ना, एक नूर आया ऊपर से, और अल्लाह ने बोला कि नहीं यार ये आदमी ठीक है, यही निकालेगा ऐसे पाव पाव भर के बम जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा मोहल्ले में। गुलाम अली बच जाएगा और गौरव आर्या मर जाएगा। ये सच है शेख रशीद का। तो शेख रशीद ये आपके हैं मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर, ये ख़ास, और ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसके बारे में इमरान खान ने जलसे पे खड़े होकर बोला था कि शेख रशीद को मैं अपना चपरासी नहीं रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये वीडियो आप दिखाएंगे ज़रा, इसको वैभव ये वीडियो दिखाइएगा जिसमें इमरान खान कह रहा है कि मैं इसको चपरासी नहीं रखूँगा। और जिसको इमरान खान कह रहा था कि चपरासी नहीं रखूँगा, उसको अपना इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया पूरे मुल्क का। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लग। और ये आदमी जो रात रात को लड़कियों के साथ चैट करता है, और ऐसी गंदी गंदी चैट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों की, और ये कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, बंद हो जाएंगी। शेख साहब, बिरला मंदिर की घंटियाँ बजे ना बजें, आपकी घंटियाँ पूरी बज रही हैं। सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ऑल योर बेल्स एंड विसल्स आर वर्किंग जस्ट फाइन एट दिस एज। माशाल्लाह, दिस इज़ ग्रेट फॉर अ पर्सन योर एज। मतलब कि इतना जोश और जुनून तो 18 साल के लड़के में नहीं होता। आप अभी तक बिल्कुल घोड़े पर सवार हैं, आप हाथ में शमशीर लिए काफिरों का गला काटने के लिए। तो मैं शेख साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लड़ेंगे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, ये गाजी हैं, ये मुजाहिद हैं, ये लड़ेंगे हमारे ख़िलाफ़। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, और बड़ा शौक़ है ना आपको, ये स्टडी निकली थी, बड़ा आप लोग स्टडीज़ का हवाला देते हैं, बड़ा एक स्टडी निकली थी या एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और आपके मीडिया वाले यही बकवास करते रहे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। ये किसी यहूद हनूद की साजिश नहीं है, किसी हिंदू की रिपोर्ट नहीं है, किसी ईसाई की रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की ख़ुद की रिपोर्ट है। और जिस रिपोर्ट ने, जिस इंसान ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लिखी है, आई एम श्योर कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सादिक और अमीन होंगे सब के सब। तो देखिए इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 92% 92% 92% पाकिस्तान में जो रेप होता है वो घर वाले ही करते हैं पाकिस्तान में। और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा, एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स। और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई, जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है, और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अगर किसी लड़की का रेप हुआ तो उसके चाचा, उसके भाई, उसका ताया, उसका मामा, उसका बाप, ये घर परिवार में ही हो जाता है पूरा खेल। और इसमें सपोर्ट करते हैं मौलवी, मज़हब का हवाला देके ये बोलते हैं कि सब ये अगर आप अपने ही शौहर के ख़िलाफ़ या अपने ही भाई के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगी तो ये फिर ये मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये है वो है। तो मज़हब का हवाला देके औरतों को दबाया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई हिंदू की साजिश या किसी रॉ और मोसाद और ऐसी किसी एजेंसी की साजिश नहीं है। ये आपकी ख़ुद की पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है कि आपके घरों में ऐसा होता है। 92% जो रेप होते हैं वो खुद पाकिस्तानी अपने घरों में अपनी बहनों के साथ, माओं के साथ ये करते हैं। ये पाकिस्तानियों की रिपोर्ट खुद है। और आपने देखा इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, आपने सुना, वीडियो देखा आपने, तो ये पाकिस्तानी कौम की सच्चाई है। लेकिन यही कौम कभी अंदर अपने गरेबान में झांक के नहीं देखती, कभी ये नहीं देखती कि साहब हमसे क्या गलती हो गई, हम लोगों ने क्या गलत कर दिया। इंडिया में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते ना इंडिया वाले कि साहब पाकिस्तानियों की साजिश है और यहूदियों की साजिश है, और इसके कोई साजिश वाजिश नहीं है। अगर इंडिया में कुछ गलती है तो हमारी गलती है, हमें इसको दूर करना है, कहानी खत्म हो गई।
देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दिस। मेरी गलती है तो मेरी गलती है, लेकिन आप लोग कभी ये नहीं कहते कि हाँ साहब हमारी गलती है, हमारी कौम की गलती है। आप ये कहते नहीं, हम बिल्कुल साफ़ हैं, हम सादिक और अमीन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं और बाकी गंदा सब बाहर है, इसलिए आप लोग कभी नहीं सुधरते। तो ये आपकी रिपोर्ट है, 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये जो आपके मुल्क में ऐसा होता है। यही चीज़ है, यही माइंडसेट है जो EU डिसइंफो लैब का एक पर्चा निकालती है और ये कहती है कि साहब ये देखो कि ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है और ये इंडियन क्रॉनिकल्स करके आर्टिकल इसमें छपवाया है कि साहब इंडिया हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ चलाता है। अगर हम आपके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते हैं तो चलिए मान लेते हैं, हम दुश्मन हैं साहब, हमने फेक न्यूज़ चला दी। बाय द वे हमने चला दी। आपके खुद के लोग बोल रहे हैं वो क्या? आपका अयूब खान लिखता है कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। आपका याया खान लिखता है अपनी किताब में कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। ठीक है, नियाजी के नियाजी, उसको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, जूते पड़े क्योंकि सबके सामने पड़े उसको, राइट। मुशर्रफ कहता है मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मैं फंस गया वहाँ पे, राइट। आपके खुद हमीद गुल कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने टेररिस्ट भेजे, हमने ट्रेन करा। आपका मुशर्रफ कहता, आप दहशतगर्द मुल्क हैं, आप एक रेपिस्ट मुल्क हैं। आप जनरली, मैं सारे पाकिस्तानियों के बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि 22 करोड़ लोग एक जैसे नहीं होते, फिर ज़्यादातर जो आपके इदारे हैं, फ़ौजी इदारे, आप लोग, आपके इदारे बुरे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि आप लोगों ने कभी भारत के खिलाफ जंग नहीं जीती, आपने बाहर कुछ नहीं करा, सब अपने ही लोगों को अंदर निपटा रहे हैं। और ये जो मैंने 92% का आंकड़ा आपको दिया ना घर के अंदर रेप का, ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी पूरी पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है। ये ऐसी आर्मी है जैसे आपके यहाँ है कि पाकिस्तान में 92% जो रेप हैं वो घर के अंदर ही हो जाते हैं, राइट। ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। उसी तरीके से आपकी फ़ौज ये आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये कभी बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ये रॉन्ग कंपैरिजन है, मैं जानता हूँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना ज़रूरी है कि आपकी फ़ौज क्या करती है। तो ये आपकी फ़ौज का किरदार है, ये आपकी एजेंसीज़ का किरदार है। और फिर झूठ बोल के एक NGO खोल दिया वहाँ पे ब्रसल्स में, और वो NGO खोल दिया और NGO को ये बोला कि साहब ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कि हमने जैसे, और इसमें भी पाकिस्तानी सच नहीं बोल पाए यार, इसमें भी सच नहीं बोल पाए, पकड़े गए। पर फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि तो क्या हुआ, पकड़े गए यार, जलील तो हम वैसे ही हैं, बेइज्जती तो हमारी होती ही है रोज़, तो आप ऐसा नया काम क्या कर रहे हैं। अगर हमारी रोज़ इज्जत होती और एक दिन बेइज्जती होती तो हमें बुरा भी लगता। हमारी तो रोज़ वैसे ही बेइज्जती होनी है, तो चलो इस बार टेक्निकल बेइज्जती हो गई, थोड़ी सी कागज़ों को लेकर बेइज्जती हो गई, वरना तो वैसे ही होती रहती, जलील तो हम होते ही हैं। तो ये चीज़ है पाकिस्तानियों के बारे में। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब करके आपने एक चीज़ खोली, खुद पाकिस्तानियों ने खोली, खुद अंदर से रिपोर्ट जारी करी, ठीक है। ऐसी किसी आड़े टेढ़े पाकिस्तानी जैसे वो नहीं है, वो कौन है एक बुढ़ा सा जो FIR फाइल करता रहता है मेरे खिलाफ UK में, उसी टाइप के किसी पागल के बच्चे को बोला होगा यहाँ पे जाओ करो। उसने NGO बना दिया, थोड़ा 200 पाउंड उसको मिल गए या 200 यूरोज़ मिल गए, उसने अपना NGO खोल दिया वहाँ पे और ये रिपोर्ट जारी कर दी टूटी फूटी इंग्लिश में, और पाकिस्तानी खुश हो गए सर। अरे पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात, ये कोई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जारी नहीं करी, कोई सरकारी इदारे ने जारी नहीं करी, तुम्हारे पाकिस्तानी ने NGO खोला था और उसी ने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख के दे दी गलत इंग्लिश में, जिसके लिए तुम लोग एक्साइट हो गए, ठीक है। अब मैं उसको उर्दू और पंजाबी में उसको ट्रांसलेट करके भेज रहा हूँ तुम लोगों के पास, पढ़ लेना, तुम्हें अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, और अपनी चोरी खुद, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, अपनी चोरी खुद तुम्हारी पकड़ी जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप पाकिस्तानी, आपको कुछ इल्म तो है नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो ये सारा जो आपको एजुकेशन, जो आपको एजुकेट करने का, आपको एजुकेशन देने का सारा जो दारोमदार है वो मेरे कंधों पे पड़ता है। तो मुझे जिम्मेदारी, तो एक ज़माने में रुडियार्ड किपलिंग ने बोला था वाइट मैन्स बर्डन, तो ये ब्राउन मैन्स बर्डन है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए ऐसा है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे EU डिसइंफो लैब कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और ये आर्टिकल्स लिखवा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ये सब कर रही है, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे चक्कर ये है कि एक NGO खोला पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी जो बाहर रह रहा है ब्रसल्स में, उससे बोला कि ठीक है साहब आप जाइए और आप एक NGO खोलिए। उसने NGO खोल लिया। अब आपके एजेंसी वाले, क्योंकि आपके सारे जर्नलों के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, मैं गया हूँ, मैंने UK में देखा है, बड़ी बड़ी BMW 7 सीरीज़ में घूमते हैं, और कभी उनसे पूछो जनरल साहब से कि जनरल साहब आपकी पेंशन कितनी है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की जनरल साहब की पेंशन है, 2 लाख रुपए की जनरल साहब की पेंशन है, 3 लाख रुपए की पेंशन होगी जनरल साहब की, ठीक है, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए, जिसकी ज़ीरो वैल्यू है, लेकिन
बाहर वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं उनके बच्चे, पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये आईएसआई ने क्या करा कि जैसे आईएसआई ने बोला कि ये जो EU डिसइन्फॉर्मेशन लैब है ना, कि एनजीओ खोलो, एनजीओ खोली। अब फिर बोला कि साहब हम हिंदुस्तान के बारे में, हम हिंदुस्तान का पर्दाफाश करेंगे, तो इसके लिए बजट होगा हमारा $10,000। ठीक है, $1 या $2,000 उस एनजीओ को दिए, उसने ये झूठी 1-2 आर्टिकल्स लिखे, 1-2 गोरों को पैसे दिए, $400-500 आर्टिकल लिख के वेबसाइट पर डाले। वेबसाइट हो ना हो इनकी पाकिस्तान से ही चल रही हो। अब बाकी $8,000 कहाँ पे गए? ये आपके जो टैक्स की कमाई है, मैं उसकी बात करता हूँ, ये चले जाते हैं जनरल साहब के बच्चों के पास। और ऐसे कई 100 उन्होंने खोल रखे हैं, जितने जनरल के बच्चे उतने एनजीओ। राइट, एक एग्जीबिशन करेंगे साहब हम लंदन में, एक एग्जीबिशन करेंगे जिसमें वो पुरानी वही फ़ोटो जो 10-15 साल से घूम रही हैं कि किसी कश्मीरी को पैलेट लगी है, उसमें पैलेस्टीनियन भी ले लेते हैं बीच बीच में, उसको बोल देते हैं ये भी कश्मीरी है। सीरिया की मास ग्रेव्स हैं, उनको बोल देते हैं साहब कश्मीर में मास ग्रेव्स हैं। झूठ। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, मेजर गौरव आर्या ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान के हालात के बारे में, मतलब कि जो एक शेख रशीद की हुई है ना वीडियो वायरल, तो वो उस पर डिस्कस कर रहे थे। और उस पर डिस्कस करते करते बहुत सी बातें बता गए हैं, जो कि मतलब कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कहीं कहीं वो सही भी बोल रहे हैं और कहीं कहीं वो गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए कि जो वो शेख रशीद की वीडियो वायरल हुई थी, शेख रशीद कुछ है गुंडे टाइप का, मुझे तो वो लगता ही ऐसा है। और उसके बाद उनकी कुछ वीडियो वायरल हुई हैं, मैंने भी देखी हैं, हरीम शाह के साथ वायरल हुई हैं। तो शेख रशीद कुछ इस टाइप का, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलूँगा, जो हरीम शाह है ना, वो तो सब फेम लेने के लिए सब कुछ करती है। हाल ही में उसने एक मौलवी को भी बदनाम किया था। मौलवी, मुझे नहीं पता कि मौलवी ने क्या नहीं किया क्या, लेकिन जब तक मेरा अंदाज़ा है ना कि मौलवी ठीक था, क्योंकि मौलवी बस उसने एक पिक्चर ली और मौलवी जब बाहर निकलने लगा तो उसने कहा मौलवी ने मेरे साथ ये हरकत की। उसकी जो दोस्त थी सुंदल खटक, उसने बोला कि मौलवी ने मेरे साथ बदतमीज़ किया। बस यही बात लेकर उसने कहा कि मेरे साथ इसने ज्यादती करने की कोशिश किया, उसको फेम मिल गया। और दूसरे दिन में बस वो मौलवी का इंटरव्यू हुआ, उसने कहा मैंने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया, ये मोहतरमा खुद ही आई है और उसने मेरे साथ पिक्चर लेने की कोशिश की है, मैंने पिक्चर दे दी। और फिर इसने कहा कि ठीक है, अभी इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरी दोस्त के साथ ज्यादती की है। और रही शेख रशीद की बात, नहीं एक मिनट, ये जो एक आप बात कर रहे हैं ना कि वो मौलवी की बात कर रहे हैं, हरीम शाह की, उस पर बात यह है कि आप जब एक स्टार या पॉलिटिशियन या कोई भी एक बड़ा आदमी अंदर बैठा हुआ है, आप वहाँ जाते हैं कि उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसके साथ उस पर इल्ज़ाम लगा दें। वैसे ही कि मौलवी साहब अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके पास गई, वो उनके साथ सेल्फी ली और अचानक से बाहर आई, थोड़ी बहुत वीडियो बन गई, वो टिकटॉक बनाती है तो उसने साथ बना ली होगी, ऐसे ही हो सकता है। और वो उसने बस वीडियो डाल दी। हुआ तो ऐसे ही हरीम शाह ने 2-3 पिक्चर भी ली और वो जो एडिटिंग हुई थी ना वो फेक थी। वो कोई और था, शेख रशीद नहीं था। हरीम शाह ने बदनाम किया था शेख रशीद को, लेकिन इसके पास तो पावर थी, पैसा था, फिर उसका इसने मुंह ऐसे ही बंद कर दिया। फिर मैंने ना तो हरीम शाह का बयान देखा है और ना कोई ऐसा इंटरव्यू देखा है कि हरीम शाह ने बोला कि शेख रशीद ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। हाल ही में फिर वो दुबई चली गई, ये मामला निपट के। तो फिर बात करते हैं मीडिया की, जैसा कि मेजर गौरव ने कहा कि आपकी मीडिया फेक न्यूज़ फैलाती है, आपको फेक बताती है। हाल ही में जो पायलट, क्या उसका नाम था, अभिनंदन ने बोला है कि हमारी मीडिया है जो बात बढ़ा चढ़ा कर बताती है, ऐसे झूठ बोलती है, वो खुद उसने बोला है। और अब मीडिया होती ऐसी है, उसको पैसे ही इस बात के मिलते हैं। हाँ, अब ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की मीडिया ऐसी है और उससे हट करके इंडिया की ऐसी है, ये दोनों ही ऐसे ही हैं। जब आप देख रहे थे कि अभिनंदन यहाँ पकड़ा गया था, तो वहाँ वो बता रहे हैं कि उन्होंने इतने जहाज़ तबाह कर दिए, पाकिस्तान के मार गिराया, ये है। जब वो यहाँ पकड़े गए हैं तो यहाँ पर उनका बयान लिया गया, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो मीडिया है बढ़ा चढ़ा कर बात करता है। ऐसे जैसा कि हमारी मीडिया ने तो प्रूफ भी दिया था ना, अभिनंदन को भी पकड़ लिया, फिर वापस भी हो गया। लेकिन जो
इंडिया की न्यूज़ है ना, उसने फैलाया हुआ था कि पाकिस्तानी 600 नौजवान मारा गया है। हाँ ऐसे और- 600 नौजवान। और आपकी आर्मी आई है, बस 2-3 पौधे गिराकर पीछे ही भाग गई है। और हाँ। ये आपकी मीडिया ने बात फैलाई हुई थी कि हमने ऐसा कर दिया वैसा। मीडिया होते ही इस बात कह के फेक न्यूज़ फैलाता है, उनका काम ही यही होता है। हाँ कि पैसे इस बात का मिलते हैं उनको। और बिल्कुल रही ऐसे। बात रेपिस्ट की, वो तो हर कंट्री में है। हाँ 90% इंडिया में ये केस हर रोज दर्ज होते हैं। हाँ। पाकिस्तान में चंद है कुछ ऐसे बगैरत हम मानते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। इस्लामी कंट्री है, हर कोई जानता है, इज्जतदार है सब। बिल्कुल ऐसे ही कि ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान में रेप हो रहे हैं और इंडिया में नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल मेजर गलत साहब ने बात है। बोला है कि हो रहा है इंडिया में, लेकिन इधर भी है। ये नहीं कहा जाता कि बगैरत इधर है, नहीं कुछ है। हम मानते हैं, लेकिन इतने नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ना कि यहाँ है, मतलब कि पाकिस्तान में हो रहे हैं और इंडिया में नहीं हो रहा है, ये गलत है। बस और वहाँ भी हो रहे हैं और यहाँ भी हो फिर रहे हैं। बात करते हैं ISC की, जो मीडिया जो मेजर साहब बता रहे हैं कि 600 आपके ISA मेरे, वो था 80 ज़रबे अरब ऑपरेशन था दहशतगर्दी के खिलाफ। हाँ ऐसे। इतने नहीं मरे, शहीद हुए हैं, हम मानते हैं पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन 2-3 साल तक उन्होंने सब दहशतगर्दी का सफाया कर दिया। फाया कर दिया। पहले से आप देख रहे थे कि आप ही की न्यूज़ में बताया जा रहा था कि 2003 से लेकर और 2019 तक जो था ना कैलेंडर, उसमें जो दहशतगर्दी बम धमाके हो रहे थे, वो तकरीबन 2009 में बहुत ही हाई लेवल पर चला गया, फुल हाई लेवल पे, जहाँ पे मतलब कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में रोज़ ही। कभी इस्लामाबाद में हो गया बम, कभी कराची में, कभी फैसलाबाद में, कभी लाहौर में, कभी सियालकोट में, यहाँ बम जी इतने मर गए हैं, इतने हो गए हैं। तो पता है बात क्या तो है अगर कि हमारी इतनी आर्मी, मेजर साहब बोलते हैं हमारी आर्मी ऐसे है, ठगबाज है, मदद नहीं करते, हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई है ना, हमें पाकिस्तान आर्मी ने बचाया है। अगर बिल्कुल कोई ऐसे। सैलाब आया है तो पाकिस्तान आर्मी ने हिस्सा लिया है। हाँ हर जगह हर पाकिस्तान जगह पर आर्मी आती है। पाकिस्तान बिल्कुल आर्मी- हम कोई तो भी मानते मुसीबत हो, हैं। कोई भी मुसीबत हो, रही पाकिस्तान आर्मी। फिर बात के मसला कश्मीर और इंडिया की आर्मी, हमें पता है अगर मसला कश्मीर हल नहीं हो रहा तो वो दोनों आर्मी की वजह से नहीं हो रहा। बिल्कुल सब ऐसे पैसे खा रहे हैं। पैसे खा रहे हैं ना। तो ये आई नहीं कहा होप- जाता कि ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की आर्मी पैसे खा रही है और इंडिया की नहीं खा रही। इसमें कोई बात नहीं कहा जाता कि कौन खा रहा है। हम नहीं ये बोलते, क्योंकि कुछ होती है फिर सिगरेट के पाकिस्तान खा रहे हैं कि इंडिया नहीं खा रहा। आर्मी पे हम ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि पाक आर्मी वही लव पाक आर्मी, और इंडिया वाले यही बोलते हैं कि वही लव इंडियन आर्मी। ऐसे ही है ना। तो यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।